राजधर्म आपके साथ, मैं हूं अदिति। आज हम एक ऐसे व्यक्ति विशेष का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति विशेष से बात करने जा रहे हैं जिसकी छवि जनता के बीच एक सामाजिक नेता के तौर पर है। उन्हें पूर्वांचल का बड़े नेता के तौर पर भी देखा जा रहा है और उन्होंने उस वक्त भाजपा का हाथ थामा जिस वक्त भाजपा का जमीनी स्तर पर कोई जनाधार नहीं था। हम बात कर रहे हैं अयोध्या के रुदौली विधानसभा सीट के विधायक रामचंद्र यादव उर्फ बाबूजी के बारे में। कई सारे सवाल हैं, हम सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रामचंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द राजधर्म पर। क्योंकि मैंने अभी जिक्र किया तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछूंगी कि आपको बाबूजी क्यों बोला जाता है यहाँ पर? क्योंकि हम सभी जनपद अयोध्या के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में लगभग 35 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। 35 वर्ष एक लंबी अवधि होती है। तो बहुत से जो हम लोगों से छोटे लोग हैं और कम उम्र के जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो जैसे अयोध्या की अवध की धरती का हमेशा गुणगान होता रहा। अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुसार सम्मान देने की जो परंपरा रही है, उसी क्रम में वो हमें कभी कभी बाबूजी भी कहते हैं। अच्छा, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूंगी कि सपा को छोड़ने का क्या कारण था? और उस वक्त जब भाजपा का कोई जमीनी स्तर पर जनाधार नहीं था, उतनी ज्यादा कोई मोदी लहर भी नहीं थी, उस वक्त आपने भाजपा का हाथ थामा? देखिए, अयोध्या जो मर्यादा राम की धरती है, जहाँ पर अयोध्या में ही रह करके हमने शिक्षा ग्रहण की। अयोध्या की हनुमानगढ़ी जो अयोध्या नाथ के नाम पर पूरा अयोध्या नहीं पूरा देश जानता है, वहाँ पर रह करके हमने शिक्षा ग्रहण की थी। हमारे मन में राम के प्रति, अयोध्या के प्रति एक बहुत ही सम्मानजनक भाव था। और चूंकि अयोध्या में रहने के नाते मर्यादा पुत्र राम के जीवन को, उनके पूरे आदर्शों को हम लोगों ने पढ़ा भी। अब एक एक मोहल्ले में, एक एक अयोध्या शहर के साधु संतों के बीच में रह करके उसको सुना भी। लंबे समय तक अयोध्या में रहने के नाते मेरे मन में अगाध प्रेम था अयोध्या के मर्यादा राम के प्रति। जहाँ एक तरफ राजनीतिक एक्टिविटी में हम लोग काम कर रहे थे, जब एक ऐसा मोड़ आया कि जब मर्यादा राम ने हमेशा गरीबों को गले से लगाया और उस तरह की राजनीति हम लोगों ने भी शुरू की थी। गांव गरीब में रहने वाले, चाहे वो कमजोर वर्ग के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, सबके साथ हम लोगों ने काम किया था। एक ऐसा समय आया इस जनपद में एक दलित समाज की बेटी के साथ एक बड़ी घटना हुई थी, जिस घटना के नाते हम लोगों ने उस तरह के अन्याय करने वालों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोला था। और उस मोर्चे की लड़ाई को जब पूरे जनपद का समर्थन मिला था, उसमें हम लोगों ने अपने कदम बढ़ा के उस दलित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया था। और एक ऐसा भी मोड़ आया कि जब उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता सही तरह से हम लोगों का समर्थन दे रहे थे, एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अन्यायियों का साथ दे दिया। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया। आप क्योंकि सपा में रह चुके हैं तो आपको सपा की नब्ज पता होगी कहीं ना कहीं। उस वक्त जब आप थे सपा में, उस वक्त जो वर्चस्व था अखिलेश यादव, वो क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ऐसी कहाँ कमी रह गई कि वो वर्चस्व नहीं खड़ा कर पाए और भाजपा आज इतना आगे निकल चुकी है? अब आपको यही तात्कालिक विषय बता दूं जी। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक रहने वाले पिछड़ों के सबसे बड़े नेता कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। जब कभी भी कहा जाए, इतिहास लिखा जाएगा, तो इस देश की जो राजनीति है, प्रदेश की जो राजनीति है, प्रदेश के विकास में जो काम कल्याण सिंह ने किया और जिनके विषय में कई तरह से भी नारे दिए गए कि हम पिछड़ों के नेता हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों के नेता हैं। आज जब कल्याण सिंह जी का निधन होता है तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देता है। तो उनका ये कहना कि हम पिछड़ों के नेता हैं, जब पिछड़ों के नेता का निधन होता है, जिनकी इस प्रदेश में बड़ी ताकत होती है, उनको वो दो फूल नहीं चढ़ाते, तो निश्चित रूप से वो अपना आधार कैसे बना पाएंगे? अच्छा, एक चीज आपके बारे में जो सुनने मिली, जो व्यक्ति आपको राजनीति में लाए, मित्रसेन, और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने उनसे भी बगावत कर ली, आपकी जो अनबन हो गई, उसके बाद सपा में थे आप, फिर आप सपा से भी हटकर भाजपा में आ गए। तो मतलब मित्रसेन जी से अलग होने का क्या कारण था आपका, कि कहीं ना कहीं जो बगावत आपने किया है दोनों जगह? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, राजनीति में
जब कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद होता है तो उस वैचारिक मतभेद को कभी भी हम जैसे लोग कभी उसमें समझौता नहीं कर सकते। हमारा उनका वैचारिक मतभेद हुआ था जब एक दलित छात्रा के साथ जायजती करने वाले लोगों का साथ उन्होंने दिया और साथ देने के नाते जब वो हमारे पाले में नहीं है तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया। हमें तो न्याय के पक्ष में रहना है, अन्यायों का साथ नहीं देना है। ये मेरा वैचारिक ताकत और हथियार है। अभी आप फैजाबाद के दंगे की बात बता रहे थे, जब मूर्ति विसर्जन के टाइम जो हादसा हुआ, इसके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं जो लोगों से बात करें तो वो बताते हैं कि जब आप जीत के आए थे, हाल फिलहाल में आपने जीत दर्ज की थी, उसके बाद ही ये घटना हो गई, तो उसको लेकर के क्या आपका मत है? मतलब देखिए, अयोध्या जनपद में मैंने पहले भी कहा कि कभी भी किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ और दंगा कराने वाले लोग समाजवादी पार्टी के लोग थे। मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री को और तत्कालीन नेताओं को जिन्होंने दंगे का स्वरूप दिया। रुदौली में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई किसी को चोट नहीं, कोई हानि नहीं, फिर भी रुदौली में हम जैसे लोगों को भी 150 लोगों को मुलजिम बनाया गया। कहाँ क्या होता है? अयोध्या की धरती में आगजनी होती है, फैजाबाद शहर में, वहाँ नहीं कोई मुलजिम बनाया गया। जस्ट बगल में भदरसा नगर पंचायत है, वहाँ पर हत्या होती है, वहाँ पर वहाँ के लोगों को नहीं मुलजिम बनाया गया। इनायत नगर थाना क्षेत्र के शाहगंज में हत्या होती है, वहाँ पर किसी भी तत्कालीन नेता को मुलजिम नहीं बनाया गया। मैंने आपसे कहा ना, केवल तुष्टीकरण के एजेंडे के आधार पर केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए मुझे मुलजिम बनाया गया और दंगे में मेरा नाम घसीटा गया और हम जैसे कार्यकर्ताओं को बदनाम करने का एक षड्यंत्र समाजवादी पार्टी ने किया था। निश्चित रूप से उसी का परिणाम था जो उन्होंने हम जैसे लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया, वो 2017 में यहाँ की जनता ने उसका हिसाब किताब ले लिया। अच्छा, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बदनाम करने के लिए की गई थी। अच्छा, 2012 में आपने भाजपा में आ पाए, बसपा में क्यों नहीं गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसने राष्ट्र की राजनीति को दिशा देने के लिए जब इस देश में गैर कांग्रेस बात का नारा चला था, सारे राजनीतिक दल एक मंच पे आए थे। उस समय भी जनता पार्टी जब बनी थी तो जनसंघ जो तत्कालीन भाजपा की मूल टीम थी, उसने भी जनता पार्टी को समर्थन दिया था। मुझे पता है कि उस समय जितने देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग थे, उस समय जो लोग आपातकाल का विरोध किए थे, उन लोगों को भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जेलों में बंद करने का काम किया था। और वो लोकतंत्र सेनानी, वो लोग जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था, उसमें जब हमने देखा तो सबसे बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। चूंकि मैं वैचारिक रूप से न्याय के पक्ष में हमेशा काम करते आया हूँ, इसलिए मुझे लगा कि जो न्यायप्रिय लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सपा के बारे में अगर मैं पूछूं कि जब जो वर्चस्व मुलायम सिंह का उस वक्त था, अब क्यों नहीं हो पा रहा? अभी क्या चूक रह रही है पार्टियों से? जो अदर पार्टीज हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहाँ पे कमी रह जा रही है कि वो उभर नहीं पा रही है? देखिए, कथनी और करनी में जब अंतर होता है तो रिजल्ट अच्छे नहीं आते। लंबे दिनों तक धोखा देने वाले लोग इस देश में कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया। कांग्रेस पार्टी ने लंबे दिनों तक राज किया और कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाने के नाम पर बड़े बड़े नारे दे करके केवल गरीबों को और गरीब बनाने का काम किया। यहाँ पर बसपा ने भी जिस तरह से नारे दिए तो उस नारों के ठीक विपरीत काम किया। उन्होंने जिस तरह के नारे दिए उसके ठीक विपरीत पैसे वालों को अपने गले लगा लिया। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है तो समाजवादी पार्टी ने तुष्टीकरण, तो ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन को क्रॉस कर दिया। कैसे वोट बैंक की राजनीति हो सकती है? कैसे हम तुष्टीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं? और इस सीमा को क्रॉस करने के